Hello guys, welcome to Easy Way to Learn English. In this video, we are going through some idiomatic expressions. Idiomatic expressions means जो words और phrase एक idiom की form में होंगे. Idiom का मतलब होता है कोई भी phrase या कोई भी word जो कि एक वो meaning देता है जो उस word में या उस phrase में नहीं है. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जो एक सीधा सीधा मीनिंग देता है. जैसे मैंने कहा कि स्कूल हॉलीडेज, तो एक फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. स्कूल हॉलीडेज मतलब स्कूल की छुट्टियां. या और भी कोई जैसे किसी न्यूज़पेपर में हेडिंग्स होते हैं या किसी बुक के स्टोरीज के टाइटल्स होते हैं, चैप्टर्स के टाइटल्स होते हैं, दैट आर फ्रेजेस क्योंकि उनका सीधा सीधा मीनिंग निकलता है. लेकिन जो ईडियम होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनका सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकलता. वो अगर हमने पहले से कभी पढ़ा नहीं है तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब ये नहीं है, ये एक फ्रेज है, लेकिन क्योंकि इसका मीनिंग सीधा सीधा अ डार्क हॉर्स एक गहरे कलर का कोई घोड़ा, ऐसा इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है. इसका मीनिंग है छुपा रुस्तम. एक पर्सन, एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पर वो किसी की नॉलेज में नहीं है, लेकिन सडनली जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसकी जो नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है और जो उसका टैलेंट है वो सडनली दिखाई दे जाता है सबको. तो हम कह सकते हैं ही इज अ डार्क हॉर्स, कि अरे वो तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, पता भी नहीं था कि वो जीतेगा रेस और वो जीत गया. तो इस तरह से यूज किए जाते हैं इडियम्स. तो कुछ इडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और उनके सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो देखते हैं फर्स्ट इडियम, कैट्स एंड डॉग्स. अब कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. ना इसमें कोई कैट है, ना ही इसमें कोई डॉग है. इसका मीनिंग है वेरी हैवीली, बहुत जोरों की. अब बहुत जोरों की बारिश होने के लिए हम इसको यूज करते हैं. जैसे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मैं ये भी बोल सकती हूँ इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, कि बहुत तेज मूसलाधार धुआंधार बारिश हो रही है. बट अगर मैं ईडियम का यूज करूंगी देन इट विल बी इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सेकेंड मैंने लिया है एप्पल ऑफ द आई. एप्पल ऑफ द आई, एप्पल तो कभी भी किसी की आई में नहीं हो सकता, किसी भी आई का नहीं हो सकता, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकलता. अगर इसका सीधा सीधा मीनिंग निकलता तो इट वुड बी अ फ्रेज, बट यहां पर ये फ्रेज नहीं है, एक ईडियम बन गया है. एप्पल ऑफ द आई का मतलब होता है वेरी डियर. और आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब हिंदी में आप मुहावरे पढ़ते हैं या लोकोक्तियां पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है आंखों का तारा बहुत प्यारा. राहुल अपनी मम्मी की आंखों का तारा है. इस तरह के सेंटेंस आपने जरूर पढ़े होंगे. तो वही सेम है, एप्पल ऑफ द आई, बहुत प्यारा, आंखों का तारा, वेरी डियर. हिज ओनली चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज आई. उसका सिर्फ इकलौता बेटा उसकी आंखों का तारा है. वैसे तो इकलौता हो या दो चार हो, सभी अपनी मम्मी पापा की आंखों के तारे होते हैं, बट यहाँ पर हम क्योंकि हमें इडियम को समझना है तो हमने ये सेंटेंस लिया है, हिज ओनली चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज आई. नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों का बिस्तर. मतलब अब फूलों का बिस्तर तो इससे निकल रहा है बेड ऑफ रोजेस, लेकिन फूलों के बिस्तर कभी नहीं होते हैं, ना ही उन पर आपको कभी नींद आएगी. तो उसका मीनिंग क्या होता है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो है अ कंफर्टेबल और लग्जरियस पोजीशन. मतलब बहुत ही आराम वाली जिंदगी, बहुत ही आराम वाली स्टेज. अगर किसी पोजीशन में आप हैं और वो बहुत आराम से हैं, बहुत सुकून से हैं, देन इट वुड बी अ कंफर्टेबल पोजीशन और बेड ऑफ रोजेस. मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. मेकिंग मनी पैसे कमाना, मेकिंग मनी पैसे अर्न करना, पैसे कमाना कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, कोई बहुत आसान काम नहीं है और कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है. बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत ज्यादा डिवोटेड करना पड़ता है उस जगह पर जहां पर हम मनी अर्न करते हैं. तो बेड ऑफ रोजेस अ कंफर्टेबल और लग्जरियस पोजीशन. मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. और ये भी कह सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ब्लैक शीप. ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब वैसे तो होता है एक कलंक टाइप, धब्बा, या कोई जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे 4-5 लोग हैं और वो सभी अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, सबकी जॉब बहुत अच्छी है, सब बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर एक कोई भी आपके चाचा ताया कोई भी अगर एक बंदा उनमें से
नहीं पढ़ा लिखा, नहीं उसका मन किया पढ़ने का, अच्छी जॉब भी नहीं है उसकी, और आप उसको किसी से, कोई गेस्ट आता है घर में या पब्लिकली आप उसको इंट्रोड्यूस कराना भी नहीं चाहते, तो हम उस बंदे को कह सकते हैं कि वो हमारी फैमिली का एक ब्लैक शीप है, एक ब्लैक शीप है। और कोई आपका फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकता है ऐसा कोई बंदा जो आपको पसंद नहीं है, और वो उसकी कुछ हरकतें हैं और वो अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, तो उसको भी कह सकते हैं ब्लैक शीप। अ डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ फैमिली और ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का या एक फैमिली का कोई भी ऐसा बंदा जिसकी रेस्पेक्ट ही नहीं है उसके अपने बिहेवियर की वजह से, तो दैट इज रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द फैमिली और ऑफ अ ग्रुप। किसका मीनिंग है? ये ब्लैक शीप का मीनिंग है ये। हिज अंकल इज अ ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली, मीन्स उसकी फैमिली में सब बहुत एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, बट एक अंकल है जो कि एक ब्लैक शीप बन गए हैं, तो हम कह सकते हैं हिज अंकल इज अ ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट इडियम इज कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी में कॉक का मतलब होता है मुर्गा एंड बुल का मतलब होता है बैल, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मुर्गा या बैल से। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है, अगर आपने कभी किसी से, कोई आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा बंदा होगा या कोई बच्चा ऐसा होगा जिससे आप अगर कोई सीधी बात पूछेंगे ना तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, वो घुमा फिरा कर पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाकर बात को बहुत लंबा करके तब आपको आंसर मिलेगा, और शायद आंसर नहीं भी मिलेगा। इन दिस केस जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि कम टू द पॉइंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूर कॉक एंड बुल स्टोरी। तो अगर मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रही हूँ तो मैं उसको टोक सकती हूँ कि कम टू द पॉइंट। जैसे कि अ फार फेस्ड एंड फैंसीफुल स्टोरी। फैंसीफुल मतलब कहानी को भी बना बना के एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के बताने लगते हैं लोग, पॉइंट पर नहीं आते हैं। तो अ फार फेस्ड एंड फैंसीफुल स्टोरी, फार फेस्ड दूर तक की कहानी, और बहुत ही फैंसीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग करके उसको। नो वन एनी लॉन्गर बिलीव्स ऑन हिज कॉक एंड बुल स्टोरीज। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी या उसकी हिज कॉक्स एंड बुल स्टोरीज, उसकी इस तरह की स्टोरी सुनने में, इसकी मन गढ़ंत कहानी, वैसे इसका जो लिटरली मीनिंग है दैट इज मन गढ़ंत कहानी, उसकी मन गढ़ंत कहानी, उसकी कॉक्स एंड बुल स्टोरी सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नो वन एनी लॉन्गर बिलीव्स, कोई भी उसकी इस मनगढ़ंत कहानी पर बिलीव नहीं करता है। 11th आवर, 11th आवर का मतलब है लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट मीन्स सारा टाइम निकाल दिया और लास्ट मोमेंट पे काम हो रहा है। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे एट द 11th आवर। 11th आवर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जबकि ट्रेन आ ही चुकी थी और बस छूटने ही वाली थी एट दैट टाइम। We reached the station at the 11th hour, means last time पर, लास्ट मिनट में या लास्ट सेकंड में, आप बिल्कुल लास्ट टाइम भी बोल सकते हैं, जहां पर जिसकी इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा लग रही है, सेकंड की तो सेकंड बोल सकते हैं, मिनट की तो मिनट बोल सकते हैं, लास्ट मोमेंट भी बोल सकते हैं। फादर फिगर, फादर फिगर वो आपके फादर तो नहीं है, जो इस एक्सप्रेशन का मतलब है इसमें ये है कि वो आपके फादर नहीं है, लेकिन आपने उस इंसान को बचपन से ऐसा देखा है कि उसने आपको हर स्टेप पर गाइड किया है, अपने सपोर्ट दिए हैं, उसने आपको एडवाइस दी है, तो हम उस केस में कह सकते हैं वो आपके लिए एक फादर फिगर बन चुका है। आपने उसको बचपन से उसी रेस्पेक्ट से देखा है, वही रेस्पेक्ट दिया है। अ पर्सन टू होम वन कैन टर्न फॉर एडवाइस एंड सपोर्ट, जो आपको बहुत एडवाइस देता रहा हो और सपोर्ट करता रहा हो, गाइड करता रहा हो। In this case, we can say to that person that is a father figure. Mr. Sharma is no less than a father figure to him. उसके लिए जो मिस्टर शर्मा है वो किसी फादर फिगर से कम नहीं है, वो he is like as a father figure. Full swing. Full swing means एक वो स्टेज, वो लेवल जो कि अब इस टाइम पीक पॉइंट पर है, जो हाईएस्ट है इस टाइम। A stage when the level of एक्टिविटी या कोई भी चीज, किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी एक्टिविटी का, कुछ भी जो लेवल है अब इस टाइम बिल्कुल हाईएस्ट है, एट इट्स हाईएस्ट। A stage when the level of activity is at its highest, अपनी चरम सीमा पर। When we got there, जब हम वहां पहुंचे, the party was in full swing, जो पार्टी थी वो बिल्कुल पीक पॉइंट पर थी। तो फुल स्विंग पीक पॉइंट, अपने पीक पॉइंट पर थी।
किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दे एंजॉयड द पार्टी, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया विदाउट किथ एंड किन, मीन्स उनके ना फ्रेंड्स थे वहां पर, ना उनके कोई रिलेटिव्स थे वहां पर, और दे एंजॉयड द पार्टी विदाउट किथ एंड किन। माई नेक्स्ट इडियम इज लायंस डेन। लायंस डेन शेर का डेन मतलब शेर की मान, वैसे तो इसका जो लिटरली मीनिंग है दैट इज शेर की मान, लेकिन पहली बात तो ये कि आपको ध्यान देना है कि ये जो एपोस्ट्रोफी है दिस इज टू इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते शेर मांद, शेर मांद हम नहीं बोलेंगे कभी भी, एपोस्ट्रोफी को हटाने से वो ऐसे ही कुछ बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना पड़ेगा लायंस डेन, और इसको भी लगाना पड़ेगा छोटा सा बिल्कुल। लायंस डेन का मतलब आ डेंजरस प्लेस और फ्राइटनिंग प्लेस, जहां जाते हुए हमें डर लगता हो, दैट इज लायंस डेन, जहां हम ना जा पाए, हमें डर लगे जहां जाते हुए। द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज लाइक अ लायंस डेन फॉर स्टूडेंट्स। लायंस, दिस इज लायन नॉट लॉयन, दिस इज लायन। द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो किस तरह का है, इस तरह का है जैसे कि लायंस डेन एक बहुत ही डेंजरस प्लेस होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज लाइक अ लायंस डेन फॉर स्टूडेंट्स। आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई मीन्स बदल, जो हमने किया है उसके बदले में वही रिवेंज हमें मिलेगा, वही बदला हमें मिलेगा, मतलब रिवेंज लेना, सेम रिवेंज। अगर खून किया है तो उसके बदले में खून, किसी के स्लैप लगाया है तो उसके बदले में स्लैप। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आई फॉर एन आई, मुझे बिलीव नहीं है, मैं नहीं यकीन करती हूँ इस आई फॉर एन आई के बदले की फीलिंग्स पर, इस वाले बदले पर, क्योंकि मैं भी नहीं बिलीव करती वैसे तो, और इस चीज को मैं सही भी नहीं मानती हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आई फॉर एन आई, क्योंकि हमें किसी को भी पनिशमेंट करने के लिए उसकी सिचुएशन भी देखनी चाहिए कि उसने किस सिचुएशन में ये काम किया है, और जो पहले हुआ था या जो बाद में हुआ है वो किस सिचुएशंस में हुआ है। तो सिचुएशंस को देखकर उसके बेस पर हमें आई फॉर एन आई करना चाहिए, मतलब बदले के बदले वही चीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा सिचुएशन को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या चीज हुई है। ग्रीन एज ग्रास मीन्स नाइव, नाइव एक बहुत ही अच्छा वर्ड है किसी के लिए जो एक जेनरस पर्सन है, जो एक बहुत ही मोडेस्ट पर्सन है, रेस्पेक्टिव पर्सन है, रेस्पेक्टेबल है, उसके लिए हम यूज करते हैं नाइव, बहुत ही अच्छा इंसान, उसके लिए हम यूज करते हैं नाइव। और अनट्रेन्ड, अनट्रेन्ड उसके लिए यूज करते हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और नाइव भी वैसे तो सीधा साधा इंसान ही है, भोला भाला, इनोसेंट। द जॉब वी हैड टू डू वॉज होली न्यू, जो जॉब हमें मिली थी वो बिल्कुल होली कंप्लीटली न्यू थी। एंड वी वर ऑल एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब हम बिल्कुल नौ सिखिए थे, हम बिल्कुल नए थे उस जॉब को करने के लिए, अनट्रेन्ड थे, इनएक्सपीरियंस्ड थे, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। द जॉब वी हैड टू डू वॉज होली न्यू एंड वी वर ऑल एज ग्रीन एज ग्रास। तो ग्रीन एज ग्रास का मतलब होता है अनट्रेन्ड पर्सन और इनएक्सपीरियंस, जिसे कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो इन दिस केस वी कैन से कि वो बिल्कुल ही इज लाइक ग्रीन एज ग्रास, वो इस तरह का बंदा है कि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो मैंने इडियम्स आपको बताए हैं, अगर इनको आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकलता है इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनसे इसका कोई मतलब नहीं होता। ये तो एक जैसे हम एक इडियम यूज करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब कोई बंदर नहीं है वहां पर, अदरक नहीं दिया गया है उसको, तो उसे अभी अगर किसी अनजान इंसान के सामने आप बोल दो जिसने इस इडियम को कभी पढ़ा ही ना हो, तो वो तो यही कहेगा ना कि बंदर को अदरक खिलाया क्यों था, ऐसे बोलेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का क्या मीनिंग है। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप एक बार आपकी आंखों से गुजर नहीं जाएंगे, तब तक आप इनको नहीं समझ पाएंगे। आई होप you understood this, and I will be back soon. Till then, keep learning, keep shining, and please subscribe my channel. Bye.